प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है ना फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में क्लास 12 का देने जा रहे हो। उससे पहले आपका सेंटअप एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो सेंटअप एग्ज़ाम के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। और आपके एग्ज़ाम में यह बिल्कुल 100% आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा तो आप लोग ना आंसर की मिला लेना। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग इसको याद करके जाना, ताकि आप जो है 100 में से 100 नंबर लेकर के आ पाओगे। क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताऊंगा, और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना सारा चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। आपका विषय कोड 326 रहेगा, सेट कोड ये रहेगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का आंसर बताऊंगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। एंड आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन के साथ में मैं आपको इसका उत्तर भी देने वाला हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। सब्जेक्टिव में भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। और आपका इसी चैनल पे रात में 8:30 पे डेली लाइव क्लास होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करना चाहते तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, अच्छी बात है। नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, लाइक कर लो। और आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जहाँ से डाउनलोड करने के लिए आंसर बताऊंगा, वहाँ पर दिया रहेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन आपको डेली क्लास का मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। यहाँ पर देखिएगा, टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न बोला कि मैक्रो, ठीक है प्यारे बच्चों, मैक्रो अर्थशास्त्र से क्या तात्पर्य है। तो पहला का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। क्या क्या हो जाएगा, बड़ी इकाई अर्थव्यवस्था का अध्ययन, संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाला, संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण का अध्ययन। तो ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी तो डी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर 2 नंबर को देखेंगे, तो बोला गया कि निम्न में से कौन मैक्रो अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो दूसरा का बी हो जाएगा, नागरिकों की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो 3 नंबर बोला जा रहा है, महामंदी की शुरुआत का वर्ष क्या है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 1929। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 नंबर है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, श्रम प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे, 5 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला कि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले अपने कार्य से क्या जो है ना उनको उपार्जित होता है, यानी कि उनको क्या मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वेतन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा 5 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, 6 नंबर बोला गया कि एक बंद अर्थव्यवस्था में कौन क्षेत्रक अनुपस्थित होगा। तो आप 6 का ध्यान रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा, जो है ना 12वां क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 7 नंबर बोला, उत्पादन का एक बड़ा अंश बेचा नहीं जाता बल्कि परिवार द्वारा स्वयं उपभोग किया जाता है। यह कथन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के लिए सही है। तो 7 का ध्यान रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा, कृषि के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका जो है कितना नंबर हो जाएगा, ये था आपका कितना नंबर, 7 नंबर था। तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन में योगदान के लिए पूंजी के प्रतिफल को क्या कहा जाता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा, ब्याज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये है आपका 9 नंबर प्रश्न, बोला गया कि आपसे बताना है आपको कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, 9 का बी नंबर हो जाएगा, निवेश व्यय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 10 नंबर बोला जा रहा है, जिन वस्तुओं का उपभोग उसी समय होता है जब उसका क्रय होता है तो वह क्या कहलाती है। तो 10 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि उपभोग वस्तुएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, अर्थशास्त्र में स्टॉक की सही परिभाषा क्या है। तो 11 का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 11 नंबर का आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका यहाँ पर जो है ना
ए नंबर सही है, इसकी गणना एक निश्चित समय पर होती है। और सी नंबर पे भी था जो कि कट गया, तो यहाँ पर ना डी नंबर हो जाएगा आपका, ए सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 12 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है। तो 12 का ध्यान रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा वॉशिंग मशीन, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से कौन मध्यवर्ती वस्तु है। तो 13 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि लोहे की चादर, तांबा, गेहूं। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो 14 नंबर बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में किन वस्तुओं के मूल्य की गणना होती है। तो 14 का ध्यान रखना है, ऑप्शन बी होगा, यानी कि अंतिम वस्तु, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिए 15 नंबर है, अर्थव्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में कमी से निम्नलिखित में से क्या संभव है। तो 15 का ध्यान रखना है, सी नंबर जगह पूंजी स्टॉक घटेगा, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि उत्पादन का अधिकांश हिस्सा किन वस्तुओं के उत्पादन के लिए व्यय किया जाता है। तो 16 का बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता वस्तु के लिए बी नंबर बिल्कुल 16 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर, प्रश्न बोला कि समीकरण आई एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स चूँकि एम माइनस एक्स क्या है। तो ध्यान रखिएगा 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा व्यापार बढ़ जो ना घाटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया आपसे 18 नंबर की कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो ध्यान रखिएगा 18 का ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय, ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर बोला गया पेट्रोल पर सरकार द्वारा लगाया गया कर क्या है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर बोला जा रहा है निम्न में से कौन सही है। तो 20 का ए नंबर हो जाएगा निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर जो है ना अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पादन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21 नंबर बोला जा रहा है आपसे निवल घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी किसके बराबर है। तो 21 का हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि निवल घरेलू उत्पाद माइनस जो है ना मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 22 नंबर बोला गया यदि किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद 1650 हो एवं वास्तविक जो है ना वास्तविक सब उत्पाद 1100 हो तो सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक क्या होगी। तो 22 का ऑप्शन बी होगा 150%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगली प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे जो बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को हो सके तो शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, जो भी दोस्त आपका एग्जाम इकोनॉमिक का देने जा रहे हैं, और लाइक वगैरह भी कर लीजिए आप लोग, और कमेंट करिए कि आप लोगों का जो पीछे का एग्ज़ाम था कैसा गया। ठीक है, बढ़िया गया ना, सभी लोग बताना। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सभी लोग तैयार होना क्लास करने के लिए, ये भी मेरे को कमेंट करना। चलो 23 है यदि आधार वर्ष एवं चारों वर्ष के बीच मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर होगा। तो ध्यान रखिएगा 23 का सी नंबर जगह जीडीपी बराबर जो है ना कैपिटल स्मॉल में जीडीपी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा 23 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन आपका 24 नंबर है निम्न में कौन सही है। तो 24 का ध्यान रखिएगा जो ना वैयक्तिक आय जो बड़ा हो जाता है वैयक्तिक परोज्य आय से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो बोला गया 25 नंबर निम्न में कौन विनिमय का माध्यम है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा डी नंबर जगह विधि ग्राम मुद्रा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 26 नंबर है समीकरण इस प्रकार से, तो बताइए क्या है। तो देखो 26 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि मुद्रा की जो है ना 100 व्यंग मांग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा।
चलिए 27 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की क्रय शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो 27 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुद्रा के संचारण वेग पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 नंबर है, सत्ता के लिए मुद्रा की मांग कब अनंत लोचदार हो जाती है? तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखना है न्यूनतम ब्याज दर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप देखेंगे तो 29 नंबर है कि किन खातों के से वाहक चेकों का प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। ध्यान रखिएगा मांग जामा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि M1+ व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएँ कितनी क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा 30 का बी नंबर हो जाएगा M3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 31 नंबर है कि आरक्षित जमा अनुपात यानी कि RDR किसका अनुपात है? तो 31 नंबर का डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कुल जमा का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 32 नंबर है, बैंक के उधार लेने का ब्याज दर एवं जमा खाता का ब्याज दर में अंतर क्या कहलाता है? तो 32 का ए नंबर होगा कीमत लागत अंतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का। तो बोला गया निम्न में से कौन मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा है? तो 33 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि करेंसी प्लस रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 34 नंबर आपसे बोला जा रहा है और प्रश्न बोला कि बैंक की आरक्षित निधि के समाप्त होने से पूर्व हर आदमी को का अपने बैंक खाते में क्या करना कहलाता है? तो देखो थोड़ा सा कट गया, तो बचत खाता में क्या कहलाता है? तो यहाँ देख लेना 34 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बैंक रन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर है कि निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता कहलाता है? तो 35 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर है, कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? तो 36 का डी नंबर होगा। एक तो हो जाएगा महंगाई, दूसरा हो जाएगा अस्फीति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 37 नंबर बोला जा रहा है आपसे, उपभोग फलन सी बराबर हो जाएगा C+CY में C को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि त्रिभुज C बटे में त्रिभुज Y। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो बोला गया 38 नंबर, प्रत्याशित उपभोग व्यय एवं प्रत्याशित निवेश व्यय का योग क्या है? तो देखो 38 का ए नंबर होगा समस्त मांग। ऑप्शन नंबर 38 का ए नंबर करेक्ट होगा। बात करेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न का। तो समीकरण YD बराबर में Y-T में बताइए Y राष्ट्रीय आय एवं T जो ना व्यक्तिक कर जो ना अदायगी है, तो YD क्या होगा? तो देखो 39 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रोज्य आय। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 40 नंबर प्रश्न बोला गया किस रेखा पर समस्त मांग और निर्गत बराबर है? तो देखो 40 का ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना आप लोग उद्गम 45 डिग्री रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर बोला गया आपसे कि निवेश गुणक Y जो ना त्रिभुज Y यानी डेल्टा भी कह सकते हो आपके अकॉर्डिंग, और इस प्रकार से तो सही सूत्र इसका क्या होगा? तो 41 का सी नंबर हो जाएगा 1/1 - C। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 हो तो गुणक क्या होगा? तो देखो 42 का ऑप्शन डी होगा 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 43 नंबर है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तो देश की आय को क्या होगा? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घटेगा। बी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, निम्न में कौन राजस्व व्यय है? तो 44 का डी नंबर होगा, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगली प्रश्न है 45 नंबर, अंतर यहाँ पर देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न आपका 45 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विश्व बैंक से प्राप्त कर्ज क्या है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखना है पूंजी जो ना पूंजीगत प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे तो 46 नंबर प्रश्न है कि सकल राजकोषीय घाटा माइनस जो है ना निवल ब्याज दायित्व बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा 46 का ए नंबर होगा सकल प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर है, यदि सरकारी व्यय के बराबर ही करों में वृद्धि होती है तो संतुलित बचत गुणक क्या होगा? तो 47 का हो जाएगा तो ए नंबर यानी कि 0, ऑप्शन नंबर 47 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 48 नंबर है, समीकरण y बराबर सी प्लस आई प्लस जी में जी किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो 48 का हो जाएगा बी नंबर। ध्यान रखिएगा सरकारी व्यय का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 49 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि एक कमीज की लागत अमेरिका में $8 एवं भारत में 400 रुपया हो तो रुपया डॉलर की विनिमय दर क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा 49 का ऑप्शन सी होगा 50 रुपया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखना है 400 रुपया है, तो देखो यहाँ पर डॉलर में बोला कि बताइए 400 रुपया एक मतलब कि $1 कितने रुपये के बराबर होगा ये पूछा। तो देखो सिंपल सा है, 400 को आप लोग यहाँ पर काट दोगे कितना से, 8 से काटो, काट करके चेकआउट एक बार कर लो, नहीं तो सिंपल सा है भाग दे करके देख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। भाग भी दे करके देखोगे ना तो ये आपका जो है कितना बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा ना, देख लेना आप लोग काट करके, ठीक है। सिंपल सा हो जाएगा तो 50 रुपया, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते, देखो अगली क्वेश्चन आपका है 50 नंबर, विदेशी आय में वृद्धि से क्या होगा? तो ध्यान रखना 50 का डी नंबर होगा सभी, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन वस्तुओं की श्रेणी का भाग है? तो 51 का डी नंबर होगा पुस्तक, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखो क्या प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन बोला गया, कोई अर्थव्यवस्था कैसे अपने सीमित संसाधनों का उपयोग वस्तुओं की पूर्ति के लिए करता है? तो ध्यान रखिएगा 52 का सी हो जाएगा, यानी कि संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग करके सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो 53 नंबर है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधि है? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखना है इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर, जिस देश के पास अधिक संसाधन होंगे उसकी उत्पादन संभावित वक्र मूल्य क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा 54 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि दूर होगी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर बोला गया, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का कौन संबंध करता है? तो 55 का डी होगा कीमत, डी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न बोला आपसे है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन नहीं करता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है समग्र कीमत स्तर, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट होगा। 57 है कि अर्थशास्त्र के विषय में कौन कथन सही है? तो 57 का हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 58 नंबर है, कितना उत्पादन करे अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह क्या है? तो 58 का ए नंबर होगा केंद्रीय समस्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपका 59 नंबर है कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो ध्यान रखिएगा 59 का सी नंबर जगह मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और हमारे भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 60 नंबर है, समस्ता का P1 x1 प्लस P2 x2 और ये आपका m बड़ा होगा और बराबर भी होगा। तो बताइए क्या है ये? तो ध्यान रखिएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बचत सेट है, ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 61 नंबर बोला गया, बचत रेखा x2 बराबर m/p2 माइनस p1/p2 गुणे x के किस बिंदु पर उपभोक्ता केवल x1 का उपभोग करता है। तो ध्यान रखना है 61 का भी होगा m/p1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 62 नंबर बोला जा रहा है, उपभोक्ता संतुलन का सही शर्त क्या है। तो 62 का डी नंबर होगा। एक तो आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा और दूसरा हो जाएगा ये, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपका 63 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न है कि बताइए जो ना अधिमान वक्र के ऊपर स्थिर बंडल को क्या कहा जाता है। तो 63 का ना ऑप्शन बी होगा, अधिमान बंडल, ऑप्शन बी होगा। आइए 64 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे कि अधिमान मानचित्र में किन बंडलों को जो ना अपेक्षाकृत अधिक अधिगमनता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा 64 का ए नंबर होगा, ऊपर वाले को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे ना तो 65 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला एक रैखिक मांग वक्र इस प्रकार से है, तो बताइए यदि मूल्य शून्य हो अर्थात वस्तु मुफ्त हो तो उसकी सर्वाधिक कितनी मांग होंगी। तो 65 का क्या ध्यान रखिएगा आप लोग, 65 का क्या होगा कमेंट भी करना, ऑप्शन बी होगा ए के बराबर, ध्यान रखना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो बढ़ते आगे। अगली प्रश्न आपका 66 नंबर है, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग किस दिशा में गति करती है। तो ध्यान रखना है 66 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, दाईं ओर, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 67 नंबर बोला जा रहा है, यदि मांग वक्र लोचहीन होगी तो उसके मूल्य मांग की लोचन का मान क्या होगा। तो 67 का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 68 नंबर है, नमक के मूल्य मांग की लोच कितनी होगी। तो 68 का ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, समान लोच IEP बराबर 1 वाले मांग वक्र का क्या आकार होता है। तो 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 70 है कि निम्न में से कौन निम्न स्तरीय वस्तु का उदाहरण है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ना डी होगा, मोटा अध्ययन का, ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग। लिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 है, निम्न में से कौन स्थिर आगत जो ना आगत है। तो 71 का सी नंबर जगह पूंजीगत उपकरण, सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 72 नंबर बोला जा रहा है, Q बराबर जो ना X1 चूँकि X2, जहाँ Q उत्पादन, X1 कारक एक मात्रा एवं X2 कारक 2 की मात्रा है, इस संबंध को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना 72 का सी होगा, उत्पादन फलन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखोगे ना तो 73 है, किस काल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो 73 का भी हो जाएगा दीर्घकाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, औसत स्थिर लागत वक्र के नीचे खींचा गया हर आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो ध्यान रखना 74 का हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, यानी कि समान, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 75 नंबर है, बोला अल्पकाल में किन आगतों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो 75 का भी नंबर होगा स्थिर आगतों में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला कि बताइए किन निम्न में से कौन वक्र दूसरे को उसके अधिकतम बिंदु पर उसके ऊपर से काटता है। तो ध्यान रखिएगा 76 का ना ऑप्शन बी होगा, यानी कि सीमांत उत्पाद वक्र, औसत उत्पाद वक्र को बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 77 नंबर बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कॉब जो नाम डगलस उत्पादन फलन का समीकरण है। तो 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न आप देखेंगे 77 के बाद 78 नंबर है,
कौब जो ना दग लक्ष्य उत्पादन फलन Q बराबर एक्स जो ना 1A प्लस गुने X2V। तो बताइए मतलब कि डेल्टा जो ना अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा, अल्फ़ा बीटा 1 से बड़ा है, तो क्या यह दर्शाएगा। तो ध्यान रखिएगा 78 का ना ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बढ़ते पैमाने का प्रतिफल ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगली प्रश्न को देखेंगे ना, तो 79 नंबर प्रश्न है कि निर्गत के किस स्तर पर सीमांत लागत वक्र अपरिभाषित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों की संख्या क्या होती है। तो 80 का ऑप्शन डी होगा, बड़ी संख्या, डी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म अपने ग्राहक से क्या कीमत वसूल करता है। तो 81 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान बाजार कीमत, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा। 82 नंबर प्रश्न बोला गया, बाजार मूल्य पी तथा फर्म के निर्गत क्यू के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो 82 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर, बी नंबर हो जाएगा, कुल जो ना संप्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 है, प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक खरीदार और विक्रेता क्या है। तो 83 का हो जाएगा ए नंबर, कीमत स्वीकारक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। देख लीजिए 84 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, निम्न में से कौन पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का गुण नहीं है। तो 84 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर होगा, एक रूपात्मक वस्तु का उत्पादन, सी नंबर करेक्ट होगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर है 85 नंबर की, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म की सीधी सम स्तर या कीमत रेखा की ऊंचाई कितनी होती है। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, पी मूल्य के बराबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा 85 नंबर क्वेश्चन का। अगली प्रश्न है आपका 86 नंबर की, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म में संतुलन बिंदु के लिए किन दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा 86 का बी नंबर होगा, सीमांत आगम बराबर हो जाएगा औसत आगम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न बोला गया 87 नंबर प्रश्न की, प्रति इकाई कर लगाने से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगा। तो 87 का ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा बी नंबर होगा, बाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न है कि फर्म के अधिक सामान्य लाभ के लिए क्या आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा 88 का 80 नंबर होगा, पी बराबर ए सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर है, पारिवारिक व्यवसाय में 1 लाख रुपये का धन निवेश किस राशि का त्याग है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगली प्रश्न आपका 90 नंबर हो जाएगा। 90 नंबर बोला कि उद्गम से होकर जाने वाली सीधी रेखा पूर्ति वक्र की कीमत लोच ई एस क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा 90 का सी नंबर हो जाएगा, ई एस बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न है यदि क्यू जो ना क्यू डी मांग की मात्रा हो तो क्यू एस पूर्ति की मात्रा, तो संतुलन कीमत पर क्या होगा। तो इसका ध्यान रखिएगा सी नंबर हो जाएगा, राइट आंसर सी करेक्ट होगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे, जब मांग वक्र दाईं ओर गमन करता है तो नए संतुलन की बिंदु के विषय में क्या है। तो ध्यान रखिएगा 92 का ना सी नंबर हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि, मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो 93 नंबर प्रश्न बोला गया, यदि पूर्ति वक्र दाहिने शिफ्ट गमन करता है तो संतुलन मूल्य P एवं मात्रा Q में परिवर्तन होता है। तो बताइएगा वृद्धि एवं चिन्ह ह्रास क्या दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा 93 का बी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखिए इस प्रकार से दर्शाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, अगली प्रश्न आपका 94 नंबर है कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश एवं बहिर्गमन से बाजार कीमत P किस में बराबर होगा। तो 94 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि P बराबर न्यूनतम औसत लागत, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 95 नंबर प्रश्न बोला गया आपसे,
उच्चतम निर्धारित कीमत पी मैक्स में संतुलन कीमत पी ई में क्या संबंध है? तो 95 का हो जाएगा बी नंबर। आप ध्यान रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नतम निर्धारित कीमत पी एम एम में कृषि में क्या समस्या जन्म लेती है? तो 96 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ध्यान रखिएगा, अधिपूर्ति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगली प्रश्न बोला गया 97 नंबर की, बताइए एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र क्या है? तो 97 का ए नंबर होगा सीमांत संप्राप्ति वक्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न 98 नंबर बोला जा रहा है निर्गत के किसी स्तर पर जब कुल संक्रमित जो ना सर्वाधिक होती है तो सीमांत संप्राप्ति क्या होगी? तो 98 का हो जाएगा सी नंबर 0, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 99 नंबर, तो 99 का ऑप्शन ए नंबर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब बात रही सब्जेक्टिव की, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा, पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करके आप लिखेंगे, सारा चीज़ हम बताएंगे और वीडियो में भी कंटिन्यू से बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर कर लीजिए वीडियो को, जितना भी फ्रेंड वगैरह हो उनमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। मैं आपको पढ़ के सुनाते चलता हूँ। लघुत्तरीय में जो होगा 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। ये 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है बाजार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखना है, ठीक है। बाजार से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखना है। और अगला प्रश्न बोला जा रहा है, आपको धुंधला दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला है कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का परिभाषा दे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, और 4 नंबर है एक बचत रेखा चित्रित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है जो ना अंधिमान वक्र को परिभाषित करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 6 नंबर बोला जा रहा है आपसे मांग का नियम चित्र द्वारा दर्शाएं। और 7 नंबर है सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर है मूल्य मांग की लोच का सूत्र लिखें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर है उत्पादन की स्थिर लागत स्थिर आगत को परिभाषित करें और उदाहरण दे। चलिए अगली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 नंबर। प्रश्न है कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखें। 11 है अल्पकालीन औसत लागत वक्र का चित्रण करें। 12 है एक फर्म के कुल संप्राप्ति वक्र को चित्रित करें। 13 नंबर है पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र लिखें। नेक्स्ट प्रश्न 14 है अधिमांग की स्थिति को चित्र द्वारा दर्शाएं। और अगली प्रश्न आप देखेंगे 15 नंबर बोला गया एकाधिकारी के 2 गुण लिखे। 16 है उत्पादन के कौन कौन से संसाधन है। और 17 है स्टॉक परिवर्त या चर क्या होते हैं। 18 है मूल्य वर्धित से आप क्या समझते हैं। और 19 नंबर प्रश्न पूछा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के 4 उदाहरण लिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 21-20 नंबर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। 21 नंबर है आवश्यकताओं के उभय संयोग से आप क्या समझते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है मुद्रा कैसे व्यक्तियों के लिए मूल्य के संचय का काम करती है। 23 नंबर है समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 24 नंबर बोला गया उच्च शक्तिशाली मुद्रा से को परिभाषित करें। 25 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक की खुली बाजार कार्रवाई क्या है। और 26 नंबर है समष्टि अर्थशास्त्र के संतुलन को परिभाषित करें। 27 है सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। और 28 नंबर है राजस्व घाटा क्या है। देखिए अगली क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न की सार्वजनिक ऋण के 2 लाभ लिखे। 30 नंबर है विदेशी व्यापार से क्या लाभ होता है। तो ये था शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर भी देंगे आपको, वीडियो में ही बताएंगे, तो बने रहिए आप लोग, ठीक है। देखो आप दूसरा क्वेश्चन में ना 31-38 तक क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर बोला है तो 20 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो आप देखिए 31 नंबर की उत्पादन संभावना वक्र को चित्रित करे या क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है उपभोक्ता के
स्तंभ चयन को चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। 33 नंबर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है? ऐसे बाजार में फर्म के लिए लाभ अधिकतमीकरण क्या है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और 36 नंबर क्वेश्चन है, क्या राज्य कोष या घाटा आवश्यक रूप से अस्फीर्तिकारी होता है? व्याख्या करना। और 37 है कि अवमूल्य वचन और मूल्य ह्रास में अंतर स्पष्ट कीजिए उदाहरण के साथ। और 38 है कि करों में कटौती का अर्थव्यवस्था में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र द्वारा दर्शाए। तो चलो क्वेश्चन था, अब इसका PDF आपको मैं डाउनलोड करके अभी सिखाता हूँ और आंसर भी बताऊंगा। गूगल को ओपन करना है, आप वीडियो देखने के बाद जाके डाउनलोड करना, अभी फिलहाल मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो गूगल को ओपन करके कैसे सर्च करना है, चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। इतना सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ये रहा क्लास 12, यहाँ पर क्लास 12 सेंटअप एग्जाम, एक सेकेंड, क्लास 12 सेंटअप एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आओगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर नीचे बढ़ जाओगे तो ये आपका साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आओगे तो ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसी में देखोगे तो आपको इकोनॉमी लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो इकोनॉमी का भी पेपर होगा, कहाँ लिखा है इकोनॉमी, साइकोलॉजी सारा है, हाँ। तो ये रहा इकोनॉमी लिखा हुआ है ना, इकोनॉमी। इसके सामने जो डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप बस क्लिक करिए, बस आंसर की पूरा आपको दिख जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आइए नीचे, ठीक है, इस प्रकार से आइएगा। यहाँ पर देखिए मैं जो अभी ऑब्जेक्टिव बताया हूँ आप मिला लीजिएगा, पहला का मैंने डी बोला था, दूसरा का वी। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का परफेक्ट और 100 क्वेश्चन का उत्तर है, 100 क्वेश्चन का उत्तर ऑब्जेक्टिव में है, आप लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से आंसर है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रहा हूँ, अगर आपसे हो पाए तो यहाँ से आके लिखना, मैं पढ़ते चलता हूँ। आप लिखना चाहते हो अभी लिखो, देख के वीडियो से, नहीं तो यहीं से आके डाउनलोड करो। तो देखो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा, साधारणतया बाजार से अभिप्राय किसी स्थान से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, जैसे बिग बाजार जो ना, दिल्ली में चांदनी चौक, मुंबई में फैशन स्ट्रीट आदि। बाजार किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र के क्रेताओं तथा विक्रेताओं के व्यक्तिगत संपर्क के बिना भी बाजार का अस्तित्व हो सकता है। दूसरा का उत्तर होगा, जब एक अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक दोनों उद्यमों पर चलती है तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह शब्द पेट मूलिस द्वारा गढ़ा गया था और इसे एजम किन्स ने सर्वप्रथम दिया था। अब आप देखेंगे तो 3 का आंसर होगा, सकारात्मक अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में आर्थिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। पॉल सैमुएल्सन के फाउंडेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस 1947 में सकारात्मक अर्थशास्त्र की मानक सैद्धांतिक परिभाषा परिचालन रूप से मान्य प्रमेयों का उपयोग करती है। सकारात्मक अर्थशास्त्र इस प्रकार आर्थिक मूल्य पर निर्णय लेने पर रोक लगाता है। चलिए 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा, एक परिचय बचत बचत लेखा की परिभाषा एक सीधी रेखा मानी जाती है जिसमें नीचे की ओर ढलान होती है जो दो वस्तुओं के अलग अलग संयोजन को दर्शाती है। इन दो वस्तुओं को आप आवंटन के साथ दिए गए बाजार मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा खरीदा जाता है, इसे बाजार बाधा भी कहा जाता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला वह पकड़ जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है वह अंतिमान वक्र कहलाता है। इसका ढाल ऋणात्मक होता है या मूल्य बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है। बात करेंगे
6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर तो होगा मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। 7 का आंसर होगा समान वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिसकी मांग विक्रेता की आय के बढ़ने पर बढ़ती है, अतः आय और मांग में धनात्मक संबंध पाया जाता है। घटिया वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय के बढ़ने पर घटती, अतः आय और मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 8 का आंसर तो होगा जब मांग का अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के अनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है तो इस परिस्थिति में वह इकाई लोचदार मांग कहलाती है। ऐसी मांग मुख्यतः सामान्य वस्तुओं में पाई जाती है। ऐसे में मांग की लोच का मान 1 के बराबर यानी कि ईडी बराबर 1 होता है। अब है 9 का उत्तर तो जो कारक स्थिर रहता है स्थिर आगत कहलाता है, जबकि दूसरे कारक जिसमें फर्म परिवर्तन ला सकता है परिवर्ती आगत कहलाता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकती है। अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो आंसर होगा सीमांत उत्पाद को किसी विशेष इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई के परिमाण स्वरूप आउटपुट में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कुल उत्पाद से संबंधित है जो सभी इनपुट को परिमाण स्वरूप कुल आउटपुट दिखाता है। इसकी गणना से सभी सीमांत उत्पादों को जोड़कर की जाती है। अब 11 का आंसर होगा अल्पावधि औसत लागत वक्र एक्स अक्ष पर उत्पादन की लागत रुपयों में है, वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा है। औसत निश्चित लागत का ग्राफ घटता रहता है क्योंकि यह एक निश्चित संख्या जैसे जैसे हम इसे उत्पादों की बढ़ती संख्या में विभाजित करते हैं यह छोटा होता जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर का। तो आप लोग देखेंगे 13 का आंसर होगा आपूर्ति की कीमत लोच आवेदन में कीमत 1% परिवर्तन के परिमाण स्वरूप आपूर्ति की गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है। वैकल्पिक रूप में SFES आपूर्ति की मात्रा में प्रतिशत अब परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। मध्य बिंदु विधि का उपयोग करके आपूर्ति की कीमत लॉच है। 15 का आंसर होगा मोनोपोली दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो गई है। मूल उत्तरी अमेरिकी सेंटों में संपत्तियों का नाम अटलांटिक सिटी न्यू सर्जी की सड़कों के नाम पर रखा गया था। अब हम लोग बात करेंगे तो 16 नंबर का आंसर होगा तो ये होगा उत्पादन के साधनों में भूमि श्रम और पूंजी शामिल है। 17 का आंसर होगा इस व्यापक अर्थ में स्टॉक या स्तर 4 कुल इकाई में है जो समय के साथ अंतवाह द्वारा संचित होती है और या बहिर्वाह द्वारा समाप्त होती है। स्टॉक को केवल प्रवाह के माध्यम से ही बदला जा सकता है। गणितीय रूप से स्टॉक को समय के साथ प्रभाव के संचय या एकीकरण के रूप में देखा जा सकता है जिसमें बहिर्वाह स्टॉक से घटाया जाता है। तो 10 ये आपका 30 नंबर के लिए कंप्लीट हो गया। 15 क्वेश्चन का उत्तर देना था तो हम लोग दे दिए शॉर्ट क्वेश्चन का। अब लॉन्ग में हम लोग देंगे तो लॉन्ग में हम लोग 31 नंबर का आंसर दे रहे। एक उत्पादन संभावना वक्र यानी कि PPC एक वस्तु की अधिकतम मात्रा को दर्शाता है जिससे किसी अन्य वस्तु के उत्पादन स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है और दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध इनपुट की कुल मात्रा और उत्पादन की तकनीक की गई है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से
जो है ना अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बचत सेट के बंडलों के आधार पर करता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 का आंसर। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक फर्म मांग की आपूर्ति की मुक्त शक्तियों के माध्यम से लाभ अधिकतमीकरण मूल्य निर्धारित करती है। वह मूल्य जिस पर सीमांत लागत आपूर्ति सीमांत राजस्व या मांग के बराबर होती है उसे फर्म का लाभ अधिकतमीकरण मूल्य कहा जाता है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 37 नंबर का देखेंगे। उच्च राजकोषीय घाटे से जो ना मुद्रास्फीति बढ़ती है, मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने की संभावना कम होती है, बाह्य क्षेत्र संबंधी असंतुलन का जोखिम बढ़ता है तथा निजी निवेश वृद्धि में रोजगार हतोत्साहित होते हैं। सरकारी उधार से लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने से उच्च ब्याज दर के कारण शेष अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आपका ये 20 नंबर के लिए था 4 क्वेश्चन का उत्तर। तो मैंने बता दिया, आप यहाँ से आके डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।